हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको वीडियो पूरी पसंद आए एंड तक देखना, अगर पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो हम आते हैं अपने डीटी के बारे में। आज आपको बताते हैं कि डीटी की प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। और हाँ, एक चीज़ और कि एक चीज़ ये है कि कॉल सेशन आपको अगर पर्सनल गाइडेंस मुझसे लेनी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, आप अगर चाहें तो आप वन ऑन वन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे डीटी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ डीटी में क्या है। कि सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से बात कर लेते हैं। बेसिक इन द सेंस कि आपको मतलब डीटी कहाँ से पढ़ना है। जो जनरली क्वेरी रहती है काफ़ी स्टूडेंट्स की कि हमने क्लास ले ली है तो अब हम रिवीजन वीडियोस किसकी देखें, या फिर अगर हमने अभी बैच नहीं लिया है या हम सोच रहे हैं कि फास्ट ट्रैक बैच ले लें जल्दी से कवर करने के लिए, तो क्या ऐसा तरीका है कि हम एकदम मतलब ऐसे टाइम में कवर कर सकते हैं, इस मैनर में कर सकते हैं कि हमारा टाइम बच जाए बहुत सारा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डीटी हो या सीएफआईएल का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कवर करना है सिर्फ रिवीजन वीडियो से। आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है। और रिवीजन वीडियोस की जहाँ तक बात है तो डीटी के लिए आप जो रेफ़र करेंगे, जो मेरे हिसाब से बेस्ट है वो है बीबी सर की रिवीजन वीडियोस। आप चाहें तो अतुल अग्रवाल की भी रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, आप बीबी सर की भी रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। और कुछ कुछ चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आप यश खंडेलवाल सर की भी रिवीजन वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी सारी वीडियोस अच्छी नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मतलब ये है कि अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो बाकी दूसरे टीचर की आप सारी वीडियोस तो ऑब्वियसली नहीं देखेंगे ना। कोई कोई जो आपको सही लगेगी, जो ज़्यादा अच्छी लगेगी या जो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी उस वे में। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जहाँ तक बात है कि अब अगर आपने फास्ट ट्रैक बैच ले रखा है या फिर आपकी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई हैं तो भी आप ना अपने बैचेस को छोड़ दें। बैचेस में बहुत टाइम वेस्ट होता है, चाहे वो इवन फास्ट ट्रैक बैच होगा उसमें भी आपको क्वेश्चंस तो वो करवाएंगे नहीं। और डीटी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी चाहिए वहाँ पे, मतलब आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए बेटर ये रहता है आप रिवीजन वीडियो से करें। आप 20-30 घंटे में आप रिवीजन वीडियोस कर लेते हैं, और यही आप फास्ट ट्रैक बैच में जाएंगे 100 घंटे के बैच में आप बहुत टाइम मतलब लगाते हैं। इतने में तो आप 2-3 बार रिवीजन वीडियो से रिवाइज करेंगे, आपका जल्दी कवर अप हो जाएगा। और मेन चीज़ क्या होती है ना, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन समझ आने चाहिए, कंसेप्ट समझ आने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आरटीपी सॉल्व होगी, पास्ट पेपर आप कर पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि फिर आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मटेरियल मेरे अकॉर्डिंग तो बीबी सर का ही बेस्ट है। बीबी सर का कॉम्पैक्ट हो गया, कंपाइलर हो गया। हाँ, कंपाइलर की जगह आप अतुल अग्रवाल सर का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, लेकिन मतलब मैंने तो उसी से किया था कि बीबी सर की ही दोनों चीज़ें यूज़ करी थी। कंपैक्ट भी पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका कंपैक्ट आपको पता है बहुत ही सुंदर होता है, मतलब इन द वे कि अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से ग्रीन कलर में कवर होती हैं और बाकी सारा कंटेंट भी डिफरेंट कलर्स में कवर्ड होता है, ठीक है। तो कंपैक्ट कंपाइलर आप वहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे आपको आरटीपीज़ करनी है, केस स्टडी डाइजेस्ट करना है, या फिर आपको और कोई भी चीज़ करनी है, तो जैसे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो गई, एमसीक्यू बुकलेट हो गई, तो वो सब करने के लिए भी आप रिवीजन वीडियोस ही टीचर्स की देख सकते हैं। इवन यश खंडेलवाल सर ने अच्छी रिवीजन वीडियोस डाल रखी हैं। आरटीपी एमटीपी का तो मुझे याद नहीं, आप किसी भी टीचर की देख लें जो आपको अच्छा लगे, कहीं से भी कर लें। मतलब मेनली तो बात यह है क्वेश्चन समझ आने चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे एमसीक्यूज़ के लिए मैंने तो जनरली यश खंडेलवाल सर की ही वीडियोस देखी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो नॉर्मल एमसीक्यूज़ हैं और जो केस स्टडी बेस्ड है वो करवा रखे थे, ठीक। तो ये तो हो गया, मैंने आपसे मटेरियल की भी बात कर ली और मैंने आपको बता दिया कि आपको रिवीजन वीडियोस ही रेफ़र करनी है, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिर्फ़ एक तो आईसीआई के करने हैं, उससे बाहर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे इवन बीबी सर की बुक में एमसीक्यूज़ है या कोई भी है, तो आपको कोई भी चीज़ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है डीटी के लिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, आप जितना कंटेंट है आप उतना ही करके जाएँ, वो आप अच्छे से करके जाएँ। क्योंकि डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसे अल्टीमेटली 1.5 डेज़ में कंप्लीटली रिवाइज़ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि स्ट्रैटेजिकली चलें, और जो चीज़ें आती हैं मतलब पेपर में जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, जो चैप्टर्स, तो वो आपको करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि डीटी में जैसे हम एबीसी एनालिसिस पे बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके जो मेन टॉपिक्स है ना, जैसे इवन अतुल अग्रवाल सर का ही मैंने देखा था, तो उन्होंने डाल रखा था एबीसी एनालिसिस, तो मैंने वहीं से ही कुछ छोटे-मोटे चेंजेस करके उसी तरीके से बनाया था, क्योंकि वो अच्छा था। उन्होंने पेपर पैटर्न बताया था, वो पैटर्न सेम ही आता होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि डीटी में मेनली जो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ए कैटेगरी में जो आपको रखने हैं, एक तो इंटरनेशनल टैक्सेशन तो पूरा ही रखना है। पूरा इन द सेंस जो
वो पहले 5 चैप्टर हैं वो आपको पूरे करने हैं। उसके बाद के लास्ट 2-3 चैप्टर बैप्स और वो सब वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और एमसीक्यू बेस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो आप एमसीक्यू में भी कवर हो जाएगा, और नहीं तो मतलब वो आपका कॉल है, आपको कितना टाइम मिल पाता है, ठीक है। अब मेन चीज़ है जैसे DTAA हो गया, और उसके बाद आ गया डिडक्शंस आ गया। डिडक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करनी आपके लिए। और उसके बाद आपकी टीपी का चैप्टर हो गया, एनआर का चैप्टर हो गया, इक्वलाइजेशन, लेवी, एडवांस रूलिंग, ये तो सारे मतलब जनरली मैंने आपको उसी के बता दिए इंटरनेशनल टैक्सेशन के। अब डीटी की साइड में हम चलते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट का आप हर पेपर में देखेंगे, हर अटेम्प्ट में पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो कभी चैरिटेबल का आ जाता है, कभी उसमें वो जो क्रेडिट करके है एक्रेडिटेड इनकम वाला, वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से करके जाएँ उसको, क्योंकि एक 8 नंबर का क्वेश्चन वहाँ फिक्स आता है। तो ये तो मतलब आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। और प्रायोरिटी मैं किस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इवन 1.5 डेज़ में भी आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, ये उसमें है। तो चैरिटेबल हो गया, टीडीएस हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट्स आती हैं, तो अमेंडमेंट्स जब भी आती है ना आपके लिए बहुत रेलिवेंट होती हैं, क्योंकि उसी सेम अटेम्प्ट में वो अमेंडमेंट आ जाती है पेपर में। तो टीडीएस, टीसीएस में खासकर अमेंडमेंट्स जो आती होती है ना, वो पेपर में भी आती हैं हर बार। तो बहुत अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए उनको, ताकि आपके वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट ना हो। और मतलब ये है ना, जो चीज़ आपको पता ही है कि एक शॉर्ट आनी है, तो उस पे तो आप पूरे अच्छे से एफर्ट्स लगाओ, चाहे उस पे 2 टीचर, 4 टीचर से आप समझो यूट्यूब पे, बट आप उनको करो अच्छे से। उसके बाद आ गया पीजीबीपी। अब पीजीबीपी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पीजीबीपी का चैप्टर है, तो 2 से ढाई घंटे में बीबी सर ने उसकी रिवीजन वीडियोस करवा रखी है। उसके अलावा अब उसको रिवाइज़ करने का मैंने पेपर में क्या तरीका अपनाया था कि रिवीजन वीडियोस के साथ अब आपको उसके क्वेश्चन भी देखने हैं। क्वेश्चंस के लिए यश खंडेलवाल सर ने एक आधे घंटे की वीडियो बना रखी है। उसमें उन्होंने क्या चीज़ ऐड होगी, क्या चीज़ लेस होगी, बहुत अच्छे से समझा रखी है, और सारे पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में कवर कर रखे हैं। तो मैं उसी वीडियो को ही मैं पेपर के टाइम में सुन के चला गया था, देख के। तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा था कि मुझे वहाँ पे बैठ के 50-60 क्वेश्चन जो है डीटी के, वो नहीं देखने पड़े थे। तो मेरा बहुत टाइम सेव हो गया था। और उसके बाद कुछ चीज़ें आपकी और हैं ए कैटेगरी में, जिसमें आपका मैट हो गया, एससीजेड, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फर्म। तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये सारी मेन ए कैटेगरी में है। अब जिनसे आप चाहे पेपर पैटर्न उठा के देख लो, पिछला पेपर अपना, जो ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको अभी तक के बताए हैं इंटरनेशनल के और ये डीटी वाले, तो ये आते ही आपके पेपर में 6 से 8 नंबर का हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, तो इसलिए इनको करना ही है। जहाँ तक बात है मैट, एससीजेड, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट और वो फर्म वाला चैप्टर, इनमें से एक क्वेश्चन मतलब बड़ा देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन वही है कि आपको करने तो सारे पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी एक में से वो पूछ सकते हैं। और फिर हम आ जाते हैं एक बी कैटेगरी पे आ जाते हैं, जिसमें आप गार को रख सकते हैं। वैसे आप जनरली देखेंगे तो गार का हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन स्टिल वही है कि वो ए कैटेगरी वाला पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लगता है, तो वो इसलिए ठीक है। गार अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आप ज़रूर करके जाएँ पेपर में। उसके बाद बाय बैक आ गया, स्लम्प सेल, उसमें एक अच्छा टॉपिक है। कैपिटल गेन में अगर आप पूरा नहीं करके जा रहे हो, तो कैपिटल गेन में जो 2-4 चीज़ें आपको लिमिटेड अच्छी लगे कर लें, या 1-2 टीचर्स के एबीसी एनालिसिस आप और देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ बता रखा हो कि इस अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है, उस हिसाब से कर लें। मतलब कैपिटल गेन को आप सिलेक्टिव करके जाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको छोड़ना ही पड़ता है, तो आप रिस्क तो ले ही सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं और उसमें से 8 नंबर का आ भी रहा है, तो पेपर आपका 120 नंबर का आता है। तो आई थिंक इतना तो ठीक है ना, कि आप अगर छोड़ भी रहे हैं तो वो 120 नंबर में से जा रहा है, 100 में से नहीं जा रहा। और मैं कहता हूँ अगर 100 में से भी जा रहा है, तो अगर आप 80-90 नंबर का पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं, तो भी आपके 55-60 नंबर कहीं नहीं जाते। तो एक एग्ज़म्पशन सिक्योर करने के लिए आप जो करके जाएँ वो अच्छे से करके जाएँ। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डीटी में बहुत ज़रूरी होती है, लिख के प्रैक्टिस करना। एटलीस्ट जो 1.5 डे होता है ना, उसमें भी 1-2 बार ना कुछ चैप्टर्स के फॉर्मेट आपको गो थ्रू कर लेने चाहिए। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, और इस तरह से मतलब जो भी चैप्टर्स है, फर्म का चैप्टर हो गया, तो इनके थोड़े से फॉर्मेट भी गो थ्रू कर लेने चाहिए। क्योंकि मैंने अपने इवन 1-2 फ्रेंड से भी ये मतलब प्रॉब्लम सुनी है कि वो कहते थे कि हम अच्छे से पढ़ के तो गए थे, लेकिन भूल गए, क्योंकि हमें फॉर्मेट याद नहीं था ढंग से। तो 1-2 बार आप लिख के करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँगी, खासकर फॉर्मेट तो लिख लें आप। और उसके बाद आ गया आपका जैसे टनेज वाला चैप्टर है, ये इसमें से जनरली आ जाता है, एक आधे नंबर का एमसीक्यू में आ जाता है जैसे भी। और उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर जो है, इसमें से क्वेश्चन तो देखो आता ही है, जितना आप कर सके बेटर है। और कुछ सिलेक्टेड इसमें से आप टॉपिक्स कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद आ गया आपका पेनल्टी। तो
पेनल्टीज़ के लिए जैसे आप यश खंडेलवाल सर को फॉलो कर सकते हैं, और इवन कई ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर्स कह रहा हूँ, जैसे कि टीडीएस कह रहा हूँ सॉरी, जो आपकी टैक्स रेट्स हैं। तो एक तो नॉर्मल एक टैक्स रेट का फर्स्ट चैप्टर है, एक आपकी और चैप्टर्स में भी जो टैक्स रेट यूज़ हो रखी है वो सारी वीडियोज़, और ये पेनल्टी की वीडियोज़ ये यश खंडेलवाल सर ने आई थिंक सबसे बेस्ट उन्हीं की वीडियोज़ हैं। तो आप इन चीज़ों को वहीं से कर लें तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और मतलब उन्होंने सारी चीज़ें कंसाइज़ कर रखी हैं, इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना रखी हैं कि एक ही वीडियो में सारे टैक्स रेट दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करवा रखा है, तो आप उनकी वीडियो से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके ये मिसलेनियस हो गया कुछ 269 एस, एसएस, एसटी, तो ये सब भी पढ़ के आपको जाना ही है। और अपील रिवीजन आपको पढ़ के जाना है असेसमेंट प्रोसीजर के साथ। क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको असेसमेंट से रिलेटेड मिनिमम देखने को मिलते हैं पेपर में, जिसमें एक असेसमेंट का मिल जाएगा तो एक अपील रिवीजन का। उसके बाद आपका आ गया अदर सोर्सेज, और ये सेट ऑफ वाला चैप्टर है, जैसे ये भी आप मतलब कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और बाकी चैप्टर आई थिंक आप सी कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है कि केस लॉज की जहाँ तक बात है, तो केस लॉज आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जैसे रिसेंटली हर अटेम्प्ट में 2-4 नए केस लॉज ऐड होते हैं, तो जनरली आप उतना पढ़ के चले जाओ, या बाकी भी पढ़ के जा रहे हो तो एक रीडिंग ले लो, और एक-एक लाइन के उनके क्रक्स आपको याद होने चाहिए कि बाई चांस कोई भी आ गया, क्योंकि एक केस लॉ का क्वेश्चन जनरली आ जाता है, मतलब जनरली इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं है हर अटेम्प्ट में आ रहा है, कभी-कभी आता है और 4 नंबर से ऊपर नहीं आता। तो एक क्रक्स आपको हर केस लॉ का पता होना चाहिए, और रिसेंट वाले थोड़े अच्छे से कर जाओ कि बाय चांस उसी में से क्वेश्चन आ गया तो आप लिख लो। और फेसलेस असेसमेंट का एक चैप्टर है, मैं तो स्किप करके गया था, आपको जैसे दिल करे आप कर सकते हो, मतलब इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैटेगरी में रखना है या नहीं, क्योंकि थोड़ा ऐसा ही है, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता था। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कुछ जगह हमें होता है कि सेक्शन नंबर लिखने कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो पीजीबीपी में आप सेक्शन नंबर लिख सकते हैं, टीडीएस में आप लिख के जाएँ, डिडक्शंस में आपको पता होने चाहिए, और असेसमेंट प्रोसीजर में आपको पता होने चाहिए। मतलब ये कुछ मेन चैप्टर्स हैं जिनमें आप सेक्शन नंबर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और होता भी क्या है कि आप सेक्शन नंबर सिर्फ़ याद करने के लिए नहीं, कि मतलब आप ये सोच रहे हैं कि पेपर में लिखना है मैं इसलिए याद कर लूँ, उससे एक चीज़ और भी बेटर रहती है, आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाती है कि इस सेक्शन नंबर से स्टार्ट है, यहाँ तक खत्म है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इतने सेक्शन नंबर्स हैं, और इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, तो एक आपको मतलब माइंड में पूरा चैप्टर ही बैठ जाता है, तो उस वे में भी अच्छा होता है सेक्शंस को याद करना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एबीसी एनालिसिस तो आई थिंक जनरली मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके अलावा हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि एक तो रिवीज़न कितनी बार करनी है, तो आई थिंक आपको मिनिमम 3 रिवीज़न करनी चाहिए, डीटी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि फर्स्ट रिवीज़न में आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सेकंड रिवीज़न में आपको कुछ नहीं भी क्लियर होता तो आप इधर-उधर से क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स, और थर्ड रिवीज़न में आपको चीज़ें टिप्स पे याद होने लगती हैं, तो एटलीस्ट 3 रिवीज़न। और उसके बाद हम आ जाते हैं एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर। अब जहाँ तक बात है एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर की, एमटीपी आप चाहो स्किप कर सकते हो। आरटीपी आपको करनी बहुत ज़रूरी रहती है, और पास्ट पेपर भी 1-2 आपको करके जाने चाहिए, जिससे आपको ये तो पता चले कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है। और आरटीपीज़ करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आरटीपी में जो पेपर का लेवल होता है वैसे ही क्वेश्चन्स होते हैं, और आरटीपी करना मतलब एक तरह से ऐसे रहता है कि आप आरटीपी करके जा रहे हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि पेपर में अगर क्वेश्चन घुमा के मिला तो मतलब 2-4 अटेम्प्ट की आरटीपीज़ एटलीस्ट करके जाओ, और आरटीपी का तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता लगता है कि आईसीएआई इस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आरटीपीज़ करके जानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिटन प्रैक्टिस में, मैंने आपको बता दिया जनरली थोड़ा फॉर्मेट की रिटन प्रैक्टिस तो ज़रूर रखना। उसके अलावा आपको देखना आप ऑडिट कर रहे हो या कैसे पढ़ रहे हो उसको। और एबीसी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अमेंडमेंट्स मैंने आपको बता दी थी कि जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं वो सेम अटेम्प्ट में कर लेनी चाहिए। एक मैं आपको 1-2 टिप्स एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत अच्छी बता देता हूँ। वो ये हैं कि एक तो एग्ज़ाम में आपकी स्पीड नहीं, वो स्पीड कह रहा हूँ सॉरी, आपकी जो आप लिखते हो हैंडराइटिंग नहीं मैटर करती आपकी, क्योंकि आप मतलब जितना भी सजा के आप लिखते हो, 2-4 पेज पहले के आप सजा देते हो, फिर आपको ही पता है आप कैसा लिख रहे होते हो, और लास्ट के 1-2 मिनट में तो आप जिस स्पीड में लिखते हो वो आप ही जानते हो कि वो समझ में आ रहा है नहीं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप फर्स्ट ही पेज से अपना बहुत स्पीड से लिखो ताकि आपका पेपर पूरा हो जाए, बिकॉज़ कंप्लेंट यही रहती है स्टूडेंट्स की कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आई थिंक बेटर यही है कि पेपर तभी कंप्लीट होगा जब फर्स्ट पेज से ही आप फुल स्पीड में लिखोगे, क्योंकि हैंडराइटिंग के कोई नंबर होते नहीं है, बस चीज़ इतनी लिखी हो कि वो समझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चंस की ना कोई सीक्वेंस नहीं मैटर करती है। मान लो आपको क्वेश्चन 1 का ए पार्ट आता है, फिर आपको नहीं आता क्वेश्चन 1 में कुछ भी, तो क्वेश्चन 2 का आपको लगता है मुझे बी पार्ट आता है, तो सीधा उसके बाद क्वेश्चन 2 का बी पार्ट कर दो। कोई पहले क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स के लिए स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से जो आता है वो करो। इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको पेपर में कॉन्फिडेंस मिलता है कि पहले 1 घंटे में आपने 30-40 नंबर का पेपर मान लो कर लिया फटाफट से, तो फिर आपको लगता है कि अरे अब तो मैं एग्ज़ाम्पशन की तरफ बहुत ईज़िली जा सकता हूँ। और यही होता है पेपर में, पेपर चाहे डिफ़िकल्ट आए चाहे
ईज़ी आए। ईज़ी आए तो भी ध्यान रखना ही पड़ता है बहुत अच्छे से, क्योंकि फिर चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है। पेपर डिफ़िकल्ट आए तो पैनिक नहीं करने का, मतलब बस यही सोचने का कि ठीक है, सबके लिए डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कहीं और से पढ़ के आया होगा, हर बच्चा मतलब वहीं से पढ़ के जाता है, जो मेनली आपका मटेरियल होता है। तो इसलिए अगर पेपर मुश्किल है तो बस उसमें ये ढूँढो कि एटलीस्ट आपको 1 क्वेश्चन आता हो, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक शुरुआत तो करो। आप लिखना शुरू करोगे ज़्यादा सोचने की बजाय, तो आपकी चीज़ें होती चली जाएँगी। तो यही एक तरीका होता है पैनिक ना करने का, कि 2 नंबर का भी आता है तो पहले वो भी लिख दो। ऐसे आपका दिमाग थोड़ा-थोड़ा सही चलता रहता है और आप परेशान नहीं होते ज़्यादा। और थोड़ा मतलब पेपर के बीच में पानी वगैरह पी लिया तो थोड़ा आपको रिलैक्स फ़ील होता है, इन केस अगर आप थोड़ा पैनिक कर रहे हैं तो। और उसके अलावा जैसे 1.5 डेज़ में भी रिवाइज़ करना है, तो जिस हिसाब से एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको मेन टॉपिक्स बताए हैं, उन्हीं को पहले रिवाइज़ करना, क्योंकि जो चीज़ फिर छूट जाएगी वो कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं, जो आ ही रही हैं, जिनके 8-8 नंबर के क्वेश्चन, वो तो आपको करके जाने ही हैं। उसके बाद देखो एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बता दिया था, आप यश खंडेलवाल सर की वीडियो से भी कर सकते हो और कहीं से भी कर लो। तो मेनली ये रहता है कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से ना आपका दिमाग पूरा खुल जाता है, वो इसलिए करनी बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि क्या है, प्रोविज़न्स बहुत घुमा-फिरा के दे रखे होते हैं और यही चीज़ पेपर में देखी जाती है। फिर पेपर में केस स्टडीज़ आती हैं, वो आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो उसी लेवल की होती हैं जैसे आईसीएआई ने अपने केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह में निकाल रखी होती हैं, या एमसीक्यूज़ बुकलेट में। तो उससे क्या होता है ना, आपको मतलब पूरा का पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज़ की भी आप जैसे इनसे यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करोगे टीचर से, तो उससे आपका टाइम सेव हो जाता है। और जब आप एमसीक्यूज़ करते हो, आपको मतलब मैं क्या बताऊँ कि एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। जैसे कोई-कोई चैप्टर होता है आपको समझ में ही नहीं आता, तो वो चीज़ों को समझने के लिए आपके एमसीक्यूज़ जो हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत हेल्प करते हैं आपकी, क्योंकि बहुत अच्छे से घुमा-फिरा के चीज़ों को दे रखा होता है और फिर आप टीचर से यूट्यूब से सुन के कर लेते हैं। तो इसलिए एमसीक्यू ज़रूर करके जाएँ, मेनली ये चीज़ है। और कोई ख़ास लिंक नहीं है किसी चैप्टर का किसी से, जिस भी सीक्वेंस में आप करना चाहें, आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आई डोंट थिंक आपके लिए कुछ बताना रह गया। आई थिंक मैंने आपको बेसिक बता दिया, मटेरियल बता दिया, यूट्यूब वीडियोज़ मैंने आपको बता दिए, एमसीक्यूज़ के लिए बता दिया। और हाँ, वीडियोज़ को आप एमपी3 फॉर्मेट में, ऑडियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने खाना खा लिया, आप उसके बाद वॉक कर रहे हैं, तब आप सुन लीजिए। ऐसे मतलब मैं बहुत करता था, डीटी, आईडीटी हो गया ना, मैं ऐसे बहुत सुनता रहता था। जनरली शाम को खाना खाया, सुन लिया, दिन में खाना खाया, फिर वॉक करी, फिर सुन लिया। तो मतलब वॉक करते टाइम सुन लिया, रात को सोते टाइम नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही है, तो इससे अच्छा कुछ ना कुछ सुन लिया, फिर नींद भी आ जाती है और जो सुनते हो वो रिकॉल रहता है कहीं न कहीं। मतलब जितनी बार चीज़ों को रिवाइज़ करो, सुनते रहोगे तो वो दिमाग में तो रहेंगी ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। रिवीज़न मैंने आपको बता दी, एमटीपीज़, आरटीपीज़ बता दी, चैप्टर्स आई थिंक सारे बता दिए मैंने। ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर ही दिया है, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप पहले मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं कि हम सेशन कब लेने वाले हैं, कैसे करना है, जो भी। तो 9996457191, तो ये नंबर है। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो ना, जो आपको लिंक करके मतलब ऐसा लगा हो वीडियो देखने के बाद कि हाँ यार, ये चीज़ मतलब मुझे अच्छी सीखने को मिली, तो वो थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएँ। उससे मुझे आइडिया होता है कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो क्लिक कर रही है। तो अगर कोई मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेता है तो मैं वहाँ भी ध्यान रखूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बात तो कर रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ यहाँ बोल दी, कभी वहाँ बोल दी, तो कुछ चीज़ें अगर मुझे भी पता चलेंगी तो मुझे ध्यान में रहेंगी कि अच्छा, ये चीज़ गाइडेंस देते वक़्त ज़रूर बतानी है। तो बस आपका ज़्यादा टाइम और ना लेते हुए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।